हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, चाहे आप वो लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाए आपको, या फिर आपको एमसीक्यू में मिल जाए, या फिलअप से मिल जाए, चाहे आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है कि सीखने की प्रक्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या फिर किन्हीं दो कारकों के नाम बताइए जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहली वीडियो में हमने अधिगम का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताओं को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, चाहे तो आप वो वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग अ लर्निंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लर्निंग प्रोसेस एक वाइड प्रोसेस, एक व्यापक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया की सफलता केवल प्रभावशाली टीचिंग से ही नहीं होती, बल्कि बहुत से अनेक सामूहिक कारकों पर भी निर्भर होती है। आइए उन कारकों को जान लेते हैं जो हमारे अधिगम लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर आपका है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, यानी लर्नर से संबंधित, और सेकंड है अध्यापक से संबंधित यानी टीचर से। थर्ड है पाठ्यवस्तु से संबंधित कारक, कंटेंट रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर, और एनवायरनमेंट, वातावरण। एनवायरनमेंट भी हमारे सीखने को प्रभावित करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इनको थोड़ा सा। शिक्षार्थी से संबंधित कारक, यानी लर्नर, सीखने वाला, खुद सीखने वाला भी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, वे स्कूल्स में जाते हैं तो उनके ऊपर अपने घर का वातावरण है, घर का एनवायरनमेंट छाया रहता है, और स्कूल्स में जाकर उन्हें नए एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करना होता है, वहाँ की बातों को सीखना होता है। तो ऐसी स्थिति में अधिगम क्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट आपका आता है सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। बच्चों को यह नया ज्ञान देने से पूर्व ये आवश्यक हो जाता है कि उनमें जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं उसके प्रति क्यूरियोसिटी पैदा कर दें, जिससे वे अपोजिट सिचुएशन होने पर भी किसी बात को सीखने में सफल हो जाएं। तो सब बच्चों को नया ज्ञान देने से पहले सीखने की इच्छा उत्पन्न कर देनी चाहिए, पैदा कर देनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका आता है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। सीखने में बालक का या बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चे का ध्यान, उसका अटेंशन, उसका इंटरेस्ट, उसका कंसंट्रेशन पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार के मानसिक विकृति हो चाहे शारीरिक विकृति हो, और उन सब का प्रभाव बच्चों के अधिगम पर अपोजिट ही पड़ता है, यानी उल्टा ही पड़ता है। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्रता से या जल्दी ही थक जाते हैं। तो इसलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, मोटिवेशन और एटीट्यूड। सीखने की प्रक्रिया में अधिक अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि किसी बालक को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाए या मोटिवेट ना किया जाए, तो वह कार्य करने में, उस क्रिया में या उस कार्य को करने में वो बच्चा रुचि नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता, और जब तक वह इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। इस प्रकार से मोटिवेशन से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति। यदि आप किसी भी चीज़ को लेकर पहले से नकारात्मक अभिवृत्ति बना लेते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत लेंदी है, ये मैं कैसे याद करूँगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऐसा करने से हम, अगर चाहे वो कितना भी उसमें ध्यान क्यों ना लगा लें,
कितना भी हम उसको रट लें, कुछ भी कर लें, हम उसको सीख नहीं पाएंगे, हम उसको याद नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सीखने का समय व अवधि। यदि स्टूडेंट या यदि बच्चा किसी भी कार्य को बहुत देर तक करता रहता है तो वह थक जाता है, थकान का अनुभव करने लगता है, और थकान का अनुभव होते ही अधिगम प्रक्रिया में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। मीन्स जैसे सपोज कीजिए आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप आधा घंटा लेक्चर ले सकते हो, आप पौना घंटा लेक्चर ले सकते हो, लेकिन 1 घंटा या फिर सवा घंटा होते ही टीचर तो अपना लेक्चर दे रहा है, वो तो देता जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर आपके वो जो लेक्चर दे रहा है, आप जो उससे गेन कर रहे हो ना, वो आपके सिर के ऊपर से जा रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि टीचर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। इसलिए इस प्रकार सीखने का समय और अवधि भी टीचर्स सीखने का समय और अवधि भी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। इसीलिए स्कूल्स में टाइम टेबल लगाया जाता है कि सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट्स और फिर बाद में इजी सब्जेक्ट्स लिए जाएं। और जो लंच होता है ना, बीच में रेसिस बोलते हैं जिसे, ये भी इसलिए किया जाता है कि जिससे बच्चे थकान का अनुभव ना करें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा आता है लर्नर के लिए बुद्धि, इंटेलिजेंस भी अधिगम प्रक्रिया का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तीव्र बुद्धि वाला छात्र किसी भी ज्ञान को तीव्रता से सीख लेता है, शीघ्रता से सीख लेता है, लेकिन मंद बुद्धि वाला बालक या सामान्य बुद्धि वाले छात्र के साथ भी सीखने की बाधा रहती है। ठीक है, चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षक से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू द टीचर। टीचर से रिलेटेड कारक भी हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आता है शिक्षक का व्यवहार, टीचर्स बिहेवियर। टीचर का बिहेवियर लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो बच्चों के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। एक टीचर में सभी आदर्श टीचर के गुण होने चाहिए। उसके व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, समानता, शिक्षण कला यानी टीचिंग स्किल्स में निपुणता, मृदुभाषी आदि गुण होने चाहिए। यानी वो मीठा बोलता हो सबसे, और उसे अपनी शिक्षण कला में निपुणता प्राप्त हो, सबके साथ सहयोग रखे, भेदभाव ना करे, सहानुभूति रखे। तो ऐसे वातावरण में स्टूडेंट सहजपूर्वक सीख सकते हैं। और यदि टीचर का बिहेवियर रूड है या फिर वो गुस्सा ज़्यादा करता है, क्रोध है, कठोर है बिहेवियर होता है उसका, तो वो क्या करते हैं, छात्र उसकी क्लास से ही भागने लग जाते हैं, उसकी क्लास ही नहीं अटेंड करते। इसलिए टीचर का बिहेवियर भी छात्रों के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा विषय का ज्ञान। अध्यापक का टीचर का किसी विषय से संबंधित ज्ञान, अनुभव और योग्यता आदि छात्रों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यदि टीचर को अपने सब्जेक्ट की ही नॉलेज नहीं होती, अपने सब्जेक्ट की गहन जानकारी नहीं होती, तो वह छात्र को बहुत कुछ नहीं दे सकते। जैसे कहा जाता है ना कि टीचर अपने बच्चे को बहुत कुछ दे सकता है, वो बहुत कुछ उसको सिखा सकता है। जब तक कि उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो बच्चों को बहुत कुछ क्या देगा। इसलिए टीचर को अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एक तो वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ छात्रों को अपना लेक्चर डिलीवर करता है, अपनी नॉलेज डिलीवर करता है, और इससे उसका टीचिंग भी बहुत अफेक्टिव होती है, उसकी टीचिंग भी बहुत प्रभावी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मनोविज्ञान का ज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान, टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे वह अपनी शिक्षा में प्रयोग कर उसको अपनी इफेक्टिव बना सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर टीचर जो है अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, सबका अलग पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स एक ही विधि से या एक ही तरीके से नहीं सीख पाते हैं। शिक्षण की विधि या टीचिंग मेथड जितना अधिक वैज्ञानिक और जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, उतनी ही सीखने की प्रक्रिया सरल और लाभप्रद होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज।
को करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। जो हम पढ़ते हैं वो भी हमारे अधिगम प्रोसेस को या लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। सबसे पहले तो आता है आपका विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति मीन्स नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यदि किसी विषय वस्तु की प्रकृति या सीखे जाने वाली विषय वस्तु सरल है तो मध्यम श्रेणी का छात्र उसे सरलता से सीख लेता है, और यदि विषय वस्तु कठिन है तो छात्रों को उसे सीखने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए विषय वस्तु की प्रकृति भी लर्निंग प्रोसेस को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। साथ ही विषय वस्तु का आकार भी, अर्थात विषय वस्तु की कंटेंट की लंबाई, उसकी मात्रा भी छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर क्वेश्चन लेंथी है तो हम उसको याद करने में कतराते हैं, उसे याद करने से हम बचते हैं, और जबकि छोटे छोटे लेसन्स या छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आया है विषय वस्तु का क्रम। छात्रों के समक्ष कंटेंट प्रस्तुत करते समय हमें शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र सरल से कठिन की ओर जाना का अनुसरण करना चाहिए। यह सूत्र पूर्ण ज्ञान से पूर्ण ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंधित करने में भी सहायक होता है। इसका मतलब ये है कि छात्रों को पहले विषय वस्तु पढ़ाया जाए, सरल टॉपिक पढ़ाया जाए, और उसके बाद में उसको हार्ड टॉपिक पढ़ाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा उदाहरण प्रस्तुतिकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक विषय में 2 प्रत्यय होते हैं, एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल पॉइंट तो बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म पॉइंट वे आसानी से नहीं समझ पाते। इसलिए ऐसे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें एग्जाम्पल्स का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एग्जाम्पल देते समय में ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थियों की यानी हमें एग्जाम्पल ऐसे देने चाहिए कि जो हम उनके डेली लाइफ से रिलेटेड हों और तर्कसंगत और रिलायबल हों। आपको उदाहरण देते समय विशिष्ट से सामान्य की ओर या उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है रुचि विषय वस्तु। एक्चुअली यह है रुचि का विषय वस्तु, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। यदि पाठ्य वस्तु या कंटेंट या सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग है तो छात्र उसे बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं, खूब मन लगा कर पढ़ते हैं। और यदि विषय वस्तु रुचिकर नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो छात्र उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और शीघ्र ही थक जाते हैं और उब जाते हैं। इस दृष्टि से पाठ्य वस्तु का रुचिकर होना भी अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा इस टॉपिक का आता है विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता। यदि पाठ्य वस्तु उद्देश्य पूर्ण है, पर्पसिव है, तो छात्रों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, तो छात्र उसे सरलता से सीख लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जिस चीज़ को अपने लिए उपयोगी समझता है उसे सीखने में भी तत्परता दिखाता है, और जो उसके लिए उपयोगी नहीं है उसे सीखने में भी लापरवाही बरतता है। ये तत्परता और प्रभाव के नियम पर आधारित है। तत्परता और प्रभाव का नियम जो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए थे, इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट से संबंधित कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे सीखने को प्रभावित करता है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का बालक के सीखने पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वंशक्रम यानी जो हमारी हेरिडिटी है, ये हमारे पूर्वज हैं, वे दोष रहित हैं, तो उन बच्चों में भी उत्तम गुणों का विकास होता है। रोज ने भी कहा है कि बालक जो कुछ भी है या जिस रूप में विकसित होता है वह उसकी पूर्वजों या वंशक्रम की ही देन होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परिवार का वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। बालक की अधिगम प्रक्रिया पर उसके परिवार का वातावरण भी काफ़ी प्रभाव डालता है। यदि परिवार में रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ऐसे वातावरण में बालक के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वे उदास रहने लगते हैं, घर का माहौल उन्हें
बुरा लगने लगता है, काटने को दौड़ता है और अपने पढ़ाई के लिए या वे घर से दूर रहने के लिए किसी नदी या बाग की शरण लेते हैं। इस प्रकार से परिवार का वातावरण भी हमारी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कक्षा का भौतिक वातावरण भी हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंदर आता क्या है? भौतिक वातावरण के अंदर आता है लाइट, प्रकाश, वायु, कोलाहल आदि। यदि छात्रों को कक्षा में बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं मिलती, कमरों में अंधेरा रहता है या रोशनी नहीं आती या हवा की कोई प्रॉब्लम है, फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में छात्रों का मन अधिगम से उचाट हो जाता है, यानी अधिगम से उब जाता है और थोड़ी देर में वे थकान का अनुभव करने लगते हैं और इन सब बातों से उसके अधिगम में बाधा उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का भी छात्र के अधिगम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अंदर प्रचलित रीति रिवाज आ गए, हमारे रीति रिवाज, मान्यताएं, आदर्श, मूल्य, ये सब आते हैं जो हमारे या छात्रों के अधिगम को निश्चित तौर से प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा व्यक्तित्व का विकास। एक्चुअली पहले आना चाहिए था वंशानुक्रम के बाद, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के ज्ञान से, यानी वातावरण और वंशानुक्रम की नॉलेज से व्यक्ति मानवीय मूल्यों के विकास में रुचि लेने लगता है। यदि अभिभावकों में वंशक्रम के प्रति आस्था और मोह है या वे अपने पूर्वजों जैसा बनना चाहते हैं, तो वे अपने बच्चों को भी ऐसे ही वातावरण की या ऐसे ही व्यक्तित्व की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। जैसा हमारा वंशानुक्रम होगा वैसा हमारी 50% वैसे हमारी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में कमी क्या रह गई है, ताकि हम आगे से उसे संभाल सकें या उसको सुधार सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।